Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another very important and also very interesting topic which is chromosomal theory of inheritance. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सपोज हमारे पास ये एक सेल है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि इस सेल को कंट्रोल करता है और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है. और ये जो क्रोमोसोम है ये विजिबल तभी होता है जब सेल डिवीजन होती है, अदरवाइज ये स्कैटर्ड फॉर्म में होता है जिसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल. क्लियर. और इस क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए फैला हुआ है. डीएनए क्या है? DNA is the hereditary material which is responsible for transfer characters from one generation to another generation. Okay? और इस DNA पर स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल A, इधर B, इधर C. सो क्या प्रेजेंट है? जीन. जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जो इनहेरिटेंस का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जीन. ओके, सो हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए पर जीन प्रेजेंट है जो कि बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का. ओके, बेसिकली मेंडल ने 1856 में उन्होंने पाइसम सेटिमम पर जब एक्सपेरिमेंट किए तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया. उन्होंने ऑब्जर्व किया समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट हो गया है जिसकी वजह से जो न्यू प्रोजेनी है उसके जो करैक्टर्स हैं उसके पेरेंट से मिलते जुलते हैं. उन्होंने उस चीज़ को, उस मटेरियल को क्या कहा कि क्या है? फैक्टर. उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर ही की वजह से जो न्यू प्रोजेनी है उसके जो करैक्टर्स हैं उसके पेरेंट से मिलते हैं, जिसको बाद में जीन कहा गया. और इसी फैक्टर पर उन्होंने अपने 3 रूल्स भी बताए. ओके, कौन कौन से रूल्स? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जब उन्होंने अपना ये जो काम है उसको 1866 में जब पब्लिश किया तो उस दौरान के जो टेम्परेरी साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके काम को रिजेक्ट कर दिया. उनके पास भी बहुत से रीजंस थे. फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर का, आपके पास कोई फिजिकली एविडेंस है कि आप प्रूव कर सको कि ये जो फैक्टर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं. बट अनलकीली मेंडल के पास कोई भी फिजिकली एविडेंस नहीं था, तो वो जो अपनी थ्योरी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने इनके काम को रिजेक्ट कर दिया. ओके, 1900 में लकीली दी डिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क के नाम से एक पेपर पब्लिश हुआ जिससे मेंडल का जो काम है, इनके जो एक्सपेरिमेंट है, इन पर दोबारा से स्टडी स्टार्ट की गई. 1900 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो चुकी थी. सेल डिवीजन के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको भी देख लिया गया था. क्रोमोसोम्स का भी कॉन्सेप्ट सामने आ चुका था. तो 1902 में इस पेपर को रीड करके 2 साइंटिस्ट सटन एंड बॉब्रिज, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किए. इन दोनों ने मेंडल के जो 3 रूल्स हैं उसको बेस बनाकर क्रोमोसोम पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि मेंडल की जो 3 रूल्स है क्रोमोसोम्स पर इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं. और लकीली इन दोनों के जो रिजल्ट आए वो सेम आए, जिसकी बेस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सटन एंड बॉब्रिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने कहा कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है. क्लियर. और क्रोमोसोम में
डीएनए है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है और डीएनए पर जीन प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो क्रोमोसोम है ये गाड़ी की तरह काम कर रहा है, जहाँ जहाँ ये क्रोमोसोम जाएगा वहीं वहीं ये डीएनए और ये जीन जाएंगे। सो उन्होंने कहा कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो करैक्टर को मुंतकिल कर रहा है, जो करैक्टर को शिफ्ट कर रहा है, वो क्रोमोसोम है। ओके, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसफर द करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जीन नहीं है। They stated that chromosomes act as a vehicles. Chromosomes are responsible for transfer of characters from generation to generation. Okay, chromosomes and genes occur in pairs, and these pairs separate to each other during meiosis, and each gamete receive only one chromosome or gene. उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स है और ये जो जीन्स है ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मेंडल ने भी हमें बताया कि एक इंडिविजुअल में एक ट्रेट के लिए जो जीन है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और मियोसिस के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान 50% करैक्टर फादर से आता है, 50% करैक्टर मदर से आता है। इस तरह हमारे पास F1 जनरेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए हमारे पास अलील्स है, कैपिटल टी जो कि फादर से, स्मॉल टी जो कि मदर से। और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है उस दौरान एक गैमीट एक अलील को पिक करेगा, दूसरा गैमीट दूसरे अलील को। ओके, सो 50% करैक्टर आया हमारे पास फादर से और 50% करैक्टर आया हमारे पास मदर से, और इस तरह हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस जीन में हो रहा है यही सेम प्रोसेस क्रोमोसोम्स पे भी होता है। क्रोमोसोम्स भी डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, और मियोसिस के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होती है उस दौरान वो भी हैप्लॉइड हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है, उसमें एक क्रोमोसोम आया मदर से और दूसरा फादर से। ओके, इस पे हाइट के लिए जो जीन है कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसे कहते हैं जिसपे आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो। क्लियर? नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेशन होती है एस फेज में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी और जो क्रोमोसोम्स है वो आइडेंटिकल कॉपी तैयार करेगा। सो इस क्रोमोसोम्स के ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स और इस क्रोमोसोम्स की ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स होगी जिसको क्या कहते हैं, टेट्रड। ओके, नेक्स्ट मियोसिस 1 में क्या होगा कि ये जो सेल है ये डिवाइड होगा, एक सेल में एक क्रोमोसोम, दूसरे सेल में दूसरा क्रोमोसोम। और मियोसिस 2 में ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये भी आपस में डिवाइड होंगी। ओके, तो एक गैमीट में एक क्रोमैटिड, दूसरे में दूसरा क्रोमैटिड। नेक्स्ट ये क्या इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। तो उन्होंने इन दो साइंटिस्ट ने कहा कि जो मेंडल कह रहे हैं कि जीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। जो रूल्स हैं वो क्रोमोसोम्स पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो जीन्स पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, क्योंकि जो जीन्स है वो बेसिकली किस पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पर। ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो रूल्स है वो किस पर लागू हो रहे हैं, वो क्रोमोसोम्स पर लागू हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स अंडरगो सेग्रीगेशन एंड असोर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, क्योंकि जो जीन है वो किस पर प्रेजेंट है, वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स नंबर आर स्पेसिफिक फॉर एन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है, इनके जो नंबर्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में फिक्स है, स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उन ट्रेट्स के लिए जो जीन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, और वो जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। सो इट्स मीन कि एक क्रोमोसोम पर बहुत से जीन्स हैं। ओके, लेकिन जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो फिक्स है, वो स्पेसिफिक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन हो तो
तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।